आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं सुकुमार, आप देख रहे हैं सुनसान क्लास। तो आज क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी आल एग्जाम के लिए, या जो भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, उनके लिए भी जरूरी है, क्योंकि नंबर सिस्टम संख्या पद्धति इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। आइए हम नंबर सिस्टम पे बात करते हैं। तो नंबर सिस्टम क्या हम पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम को हम लोग बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति इसकी हम चर्चा करेंगे। तो आगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे हम बढ़ते हैं। तो नंबर सिस्टम हमारे कई प्रकार के होते हैं। जैसे हमारा नंबर सिस्टम है डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर। तो जो होता है डेसिमल नंबर के बेस हैं जो 10 बेस होते हैं, बाइनरी का जो बेस होता है 2 होता है, ऑक्टल नंबर का जो बेस होता है वो 8 होता है, और बेस जो होते हैं हेक्साडेसिमल का वो होता है 16। तो हम यहाँ सिर्फ किसकी चर्चा करेंगे? ओनली डेसिमल नंबर। किसकी चर्चा करेंगे? दशमलव संख्या। किसकी चर्चा करेंगे? दशमलव संख्या। तो हमारा जो नंबर सिस्टम में दशमलव संख्या के जो बेस है 10 होते हैं। कहां तक? हमारा पहला इसका जो बेस है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो टोटल कितने हुए गिनेंगे तो आप 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे कितना बेस मिल जाएगा? इसका हमारा टोटल 10 बेस मिल रहे हैं। ठीक है। ऐसे बाइनरी संख्या है हमारा 2 बेस होते हैं 0 और 1। 0 का अर्थ है ऑफ और 1 का अर्थ है ऑन। तो कंप्यूटर संख्या हमारी बाइनरी संख्या होती है 0 इनपुट देने पर ऑफ होता है और 1 इनपुट देने पर ऑन। ऑक्टल संख्या हमारा जो होता है 0 से 7 तक होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये हमारा ऑक्टल है। तो इसका बेस जैसे 2 मिला, उसका ऐसे गिनेंगे तो इसका बेस मिलेगा 8। इसका बेस कितना है? 8। इसी प्रकार हेक्साडेसिमल नंबर क्या है? हेक्साडेसिमल नंबर हमारे इसमें टोटल जो इसके बेस है 16 बेस हैं। कैसे हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद A, B, C, D, E, F। ये हमारे कितने बेस हो गए? इसका टोटल हम गिनेंगे तो कितना आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो कितना बेस हो गए इसके टोटल बेस हो गए 16। जैसे कि आपने प्रीवियस पेज में देखा कि बेस कितने बेस होते हैं? 16 बेस। कहां से कहां तक? 0 से 9 और A से F और 0 से 7। तो हम इसकी चर्चा नहीं, सिर्फ ओनली 1 हम किसकी चर्चा करेंगे? डेसिमल संख्या की। तो डेसिमल संख्या की चर्चा करने से पहले हमें 2 बात जानना जरूरी है यहाँ पर। एक होता है संख्या, एक होता है संख्या और एक होता है संख्यांक। तो दोनों में हम डिफरेंस देखते हैं। क्या है? संख्या का अंग्रेजी होता है नंबर्स और इसका होता है संख्यांक का न्यूमरल। ठीक है। तो दोनों में बेसिक अंतर समझ जाते हैं। तो संख्या देखो, संख्या क्या है? जैसे कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, उसका बोध होना संख्या कहलाता है। क्या बोध होना? जैसे कहीं मेला है तो वहां समझ में आता है बहुत सारे पब्लिक आए हैं तो हमें क्या बोध हो? संख्या। जैसे कहीं कोई वस्तु का संख्या रखा है तो वहां काफी ज्यादा अगर कलम ही रखा है तो हम कहेंगे बहुत सारे कलम रखे गए हैं।
तो हमारा संख्या का बोध हो रहा है। तो हो जो किसी भीड़ भाड़ वस्तु चीज का बोध होता है, तो यानी बोध होना क्या कहलाती है? बोध होना हमारा संख्या कहलाती है। बोध होना संख्या, किसी 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 वस्तु या व्यक्ति का बोध या आभास होना संख्या कहलाती है। संख्या कहलाती है। जैसे आप अपने दादा दादी से पूछेंगे कि आज कितने लोग आए थे, जैसे कोई चीज घर पे कोई प्रोग्राम पड़ गया तो वहां आएंगे तो दादा दादी से पूछेंगे कितने लोग प्रोग्राम में आए, तो दादा दादी बताएंगे कि कुछ लोग आए थे, वो लोग बता देंगे संख्या। यदि उनसे पूछा जाए किसी क्लास में, अगर अपने दादा दादी भेज देंगे तो जाएंगे क्लास में, जब उनसे पूछेंगे दादा कितने बच्चे थे क्लास में, तो कहेंगे बहुत लड़के आ रहे हैं भैया। अब कितने लड़के आ रहे, वो लोग संख्या बताते हैं, जबकि संख्या नहीं, तो उन्हें बोध आभास हो जाता है यहाँ भीड़ है, कुछ संख्या होगी, यानी बोध होना संख्या कहलाएगी। लेकिन वही कोई पढ़ा लिखा होगा, उस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं उसकी संख्या बताएगी, यानी किसी संख्या को व्यक्त करना, निरूपित करना, उससे लिखना हमारा क्या कहलाएगा? संख्यांक। यानी किसी भी वस्तु या व्यक्ति को निरूपित या व्यक्त करना संख्यांक कहलाता है। संख्यांक कहलाता है। तो किसी भी वस्तु, जैसे क्लास में कुछ बच्चे आए हैं, बैठे हैं, अगर उनकी कितनी संख्या है, जैसे 30 संख्या, 35 संख्या, 50 संख्या, यदि आप संख्या को निरूपित और व्यक्त कर देते हैं तो संख्यांक कहलाएगी। या सिर्फ आप कह रहे हैं बहुत सारे बच्चे क्लास में बैठे हैं तो ये संख्या हो गए। यदि आप उसे कह रहे नहीं क्लास में 50 से बच्चे बैठे हैं तो ये संख्यांक होगा। तो इस संख्यांक को व्यक्त करने के लिए जो डिजिट बने हैं, सिंबल बने, संकेत, वो हमारे संकेत बने हैं 10। और कितने संकेत बने हैं? और संकेत हमारे बने हैं 10। और संकेत कितने बने हैं? 10। कौन कौन से? और संकेत कौन कौन से हमारे? संकेत सिंबल 10। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसी 10 संकेत से हम करोड़ों, मिलियन, ट्रिलियन संख्या का निर्माण कर सकते हैं। जैसे अभी आपको दे दिया जाए बुके, काफी ज्यादा पेन और कॉपी दे दिया जाए या बुक दे दी जाए, तो आपसे पूछा जाएगा कि वहां पर बुक रखा है तो कितना रखा है, तो कहोगे काफी ज्यादा बुक रखे, किताब रखे हैं, तो हमारे क्या बोध करा? संख्या का बोध करा। लेकिन अगर तुमसे एक्यूरेट पूछा जाए कि वहां कितने बुक रखे हैं, सही से गिन के बताओ, जब आप गिन के बताओ कहोगे नहीं 15 बुक रखी है। कितना? 15। तो 15 क्या हो गई? संख्यांक। और कहोगे 10 पेन रखी गई है, 10 पेन, और 20 कॉपी रखी गई है, 20 कॉपी, तो ये क्या हो गया? बुक। 15 बुक, 10 पेन और 20 कॉपी। जब आप उसे निरूपित कर देते हैं, लिख देते हैं, तो बन जाते संख्यांक।
यदि आपको सिर्फ बोध हो रहा, बहुत सारे पब्लिका है, बहुत सारी किताब रखा, बहुत सारे पेन रखा है, तो यह है संख्या। यदि आप उसे निरूपित कर देते हैं, शब्दों में लिख देते हैं, अंकों में लिख देते हैं, तो हमारा संख्या। तो आप ये अच्छे से समझ चुके होंगे कि संख्या और संख्यांक यानी किसी भी वस्तु या व्यक्ति या स्थान का बोध होना संख्या कहलाता है। वो कितना मात्रा में उसे लिखना हमारा संख्यांक कहलाता है। तो आप समझ चुके होंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं। जैसे अब इसी में आगे तो संख्या यानी लिखना तो संख्यांक कहलाता है, बोध होना संख्या कहलाता है। उसे किस से लिखेंगे और कितने भागों में डिवाइड किया गया, इस पे हम चर्चा करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला जो संख्या हमारा नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को हम किससे परिभाषित करते हैं, नेचुरल नंबर को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। तो यानी जो वस्तु हमें आभास हो रहा, व्यक्ति आभास हो रहा, किताब आभास हो रहा, पेंसिल पेन आभास हो रहा, उसको गिनने के लिए जो भी संख्याएं प्रयोग की जाती हैं उससे हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। जैसे आपके घर गाय भैंस है तो गाय भैंसों की संख्या आप काउंट करेंगे, तो उस संख्या को काउंट करने में जिस सिंबल या जिस संकेत का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे हम बोलेंगे प्राकृत संख्या। तो हमेशा हम कहाँ से गिनते हैं, वन से गिनते हैं, जीरो से कभी नहीं गिनते। आप कभी बोलते हैं जीरो रोटी, जीरो पेन, जीरो कपड़ा, जीरो भैंस, जीरो गाय, कुछ बोलते नहीं। जब भी काउंटिंग करते हैं वन से, तो हमारा प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा, वन से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, वन से। वन से लेके कहाँ तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ये सारी संख्या पूर्ण संख्याएं हैं, इसलिए हम गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई चीज हम दशमलव नहीं गिनते हैं, कोई चीज दशमलव नहीं गिनते, जब भी गिनते पूरा पूरा, यानी 1 2 3 4 5 6 7। तो हम आगे बढ़ते हैं। आप उम्मीद करते हैं आप लोग डिफिनेशन याद कर सकते हैं। ऐसी संख्याएं जो गिनने के लिए प्रयोग की जाती हैं उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, कहलाती हैं। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। अब इसके फार्मूले होते हैं, क्या होते हैं फार्मूला। जैसे फार्मूला कह दिएगा प्राकृत संख्याओं का n तक प्राकृत संख्याओं का एक फल बताओ, तो इसका फार्मूला ये होता है, फार्मूला होता है n प्लस 1/2। इस फार्मूले से सब निकाल। जैसे प्रथम 30 तक प्राकृत संख्या का फल पूछा तो n बराबर कितना मिला, 30। तो 30 से 30, n बराबर 30, 30 प्लस 1/2 करेंगे तो इतना आ जाएगा। ये पूछ लीजिए प्रथम n तक प्राकृत संख्या को वर्गों के फल, तो हमारा फार्मूला क्या लगता है, ए फार्मूला लगता है। उसके लिए फार्मूला लगता है n प्लस 1, दूसरे कोष्ठक में 2n प्लस 1/6। एक कब लगाएंगे, जब ऐसा दिया रहेगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट डॉट n स्क्वायर, इसके लिए है। और एक इसके लिए है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n, इसके लिए। यदि यही आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का घनों का फल क्या होगा, तो फार्मूला ऐसे ए वाला बने। कौन सा, जब ऐसे दिया रहेगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट n क्यूब। तो फार्मूला हम लगाएंगे, कौन सा फार्मूला, इसके बराबर फार्मूला लगेगा n प्लस 1/2 पूरे का होल स्क्वायर। जहां n क्या है, अंतिम संख्या, जहां n अंतिम संख्या। तो प्राकृत संख्या आपको समझ में आएगा। प्राकृत संख्या
नेचुरल नंबर जो गिनने का ज्ञात, जैसे यहाँ सेब संख्या 1 है, बॉल संख्या 2 है, केले संख्या 3 है, घनाभ संख्या 4 है और फिंगर की संख्या 5 है। यानी जो गिनने के लिए प्रयोग की जाती है उसे हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं होल नंबर, जिसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। होल नंबर क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। होल नंबर को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। तो इसका सीधा सीधा मतलब है, पूर्ण संख्या मतलब प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में यदि हम शून्य को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो हमारा वो पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे प्राकृतिक संख्या जो गिनने के लिए प्रयोग की जाती है, लेकिन पूर्ण संख्या मतलब जीरो भी उसमें अगर जोड़ लेते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। यानी जीरो भी शामिल करेंगे, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इंफिनाइट, एक इसका समुच्चय बन गया। ये बन गया पूर्ण संख्या के। प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को सम्मिलित करने से संख्याओं का जो समुच्चय बनता है उससे पूर्ण संख्या कहते हैं, जिसे W से प्रदर्शित करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी संख्या हमारी है तीसरी, पूर्णांक संख्या। क्या? इंटीजर्स नंबर। क्या? इंटीजर्स नंबर। तो इंटीजर्स नंबर सभी धनात्मक ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्या। धनात्मक ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे इसमें ऋणात्मक भी संख्या होगा, ऋणात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक, जीरो भी होगा और धनात्मक धनात्मक धनात्मक, यानी एक कौन सी संख्या? धनात्मक। यानी धनात्मक ऋणात्मक शून्य सभी संख्याओं का हम सम्मिलित कर लेते हैं तो हमारा बन जाता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में ही आती है नंबर्स लाइन। तो नंबर्स लाइन होते हैं बीच में जीरो, लेफ्ट हैंड साइड यानी आपके बाएं साइड माइनस ऋणात्मक नंबर होते हैं और राइट हैंड पे हमारा धनात्मक संख्याएं होती हैं। राइट हैंड पे धनात्मक। तो शून्य की बात है, शून्य ना तो सकारात्मक है ना तो नकारात्मक, यानी ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। तो यानी हमारे इंटीजर्स नंबर में सभी संख्याएं आ जाती हैं। इसी प्रकार आप जानना चाहते हैं तो ऊपर की डायरेक्शन में जाएंगे। जैसे आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं, ऊपर भी धनात्मक होता है और नीचे डायरेक्शन में ऋणात्मक होता है। ये जो आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं, उम्मीद करते हैं भी आपको समझ में। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते सम संख्या। ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उसे बोलते हैं सम संख्या। तो दो से, जैसे प्राकृतिक संख्या लिख लीजिए, उसमें से जो जो दो से विभाजित हो जाती हैं उसे हम बोलते हैं सम संख्या। जैसे यहाँ प्राकृतिक संख्या लिखते हैं नेचुरल नंबर, हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 तक लिखते हैं। इसमें से जो जो दो से कट जाएंगे, जो जो संख्याएं दो से हमारी कट जाएंगी उसे हम क्या बोलेंगे? सम संख्या। दो से कौन कटेगा? दो से कट जाएगी, ए भी सम संख्या। दो से कटेगा, सम संख्या है। दो से ए भी कटेगा तो सम संख्या, ए भी दो से कटेगा, सम संख्या। दो से एक कटेगा, सम संख्या। यानी प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में से जो दो से पूर्णतः विभाजित होते हैं उसका समुच्चय हम अलग कर लेते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? सम संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो सम संख्याओं का अगर बोल दिया प्रथम या अंतर सम संख्याओं का एक फल बताओ, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है? उसके लिए फार्मूला होता है n प्लस 1। ये फार्मूला है। ठीक है, n प्लस 1। तो आपसे पूछा गया तो आप ये फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। जैसे आपको मान लो यही प्रथम इतना निकालना, 2 और 4, 2 4 जोड़ेंगे कितना आएगा? 6 आएगा। 2 4 जोड़ेंगे 6 आएगा। अब फार्मूले में रखो, देखो कितना आता है। फार्मूले में कितने पद हैं? कितने पद हैं? 1 2 2, तो 2 पद हैं। 2 पद हैं तो दोनों जोड़ो, कितने टर्म्स हो गए? 2। n बराबर कितना मिला? 2। तो 2 यहां रखेंगे, कोष्टक में 2 प्लस 1, तो 2 1 3, 3 दूना 6, कितना आ गया? 6। तो 6 आ गया फार्मूला से भी। और अगर यदि हम डायरेक्ट भी जोड़ेंगे तो वो भी हमारा कितना आ जाएगा? 4 2 6। ये आपके लिए। इसके बाद आपका एक फार्मूला और होता है, हम बताना चाहेंगे। यदि आपको अंतिम संख्या ज्ञात हो तब कौन सा फार्मूला लगाएंगे? अंतिम संख्या कौन सा?
अंतिम संख्या। तो मान लो सम संख्याओं का योगफल, क्या हेडिंग डालते हैं, सम संख्याओं का योगफल। तो एक फार्मूला अभी आपने देखा है, n इक्वल n प्लस 1, जहां n क्या था, n बराबर कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, नंबर्स ऑफ टोटल टर्म्स, नंबर्स ऑफ टोटल टर्म्स। तो यहां हम कितने जैसे यहां दिए हैं, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, मान लो 2 4 6 8, इसको पूरा जोड़ना है। तो यह सर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे इस फार्मूले में, इस फार्मूले में सर निकालने के लिए देखेंगे कितना पद है, 1 2 3 4, तो n बराबर कितना मिला 4, n बराबर 4, तो रखेंगे 4 प्लस 1, 4 1 5 5 चौके 20 आ गया, 20 आ गया। अब ऐसे डाल जो 20 आता है, 4 2 6 6 12 8 20, ऐसे भी 20 आ गया। तो एक अब है इसमें आप कुल पदों संख्या, यदि आपसे पूछ लिया जाए नहीं अंतिम संख्या 8 है, अंतिम संख्या 8 है, तब कौन सा फार्मूला लगाएंगे, उसके लिए फार्मूला ये होता है, ये भी सम संख्याओं का योगफल है, किसका, n/2 कोष्टक में n/2 प्लस 1। इसे थोड़ा और सुधार करेंगे तो बनेगा हमारा n बराबर n/4 और कोष्टक में n प्लस 2। देखो जब इसका एलसीएम लेंगे n प्लस 2 डिवाइड में होगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, बच्चे गए, चाहे ये फार्मूले के चाहे दोनों एक इसके लिए, जहां n क्या है, जहां इसमें n है अंतिम संख्या, जहां n है अंतिम संख्या, जहां इसमें n है अंतिम संख्या, जहां n है अंतिम संख्या, अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या इसका कितना है, 8 है, कितना है 8, तो n बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ 8, लेकिन इसमें n बराबर 4 प्राप्त हुआ था, लेकिन वो खुद पदों संख्या थी, लेकिन इसमें अंतिम संख्या 8 हम रखते हैं, 8 रखते हैं, ठीक है। अब 8 रखेंगे तो n बराबर कितना मिलेगा, 8/2 और 8/2 प्लस 1, तो करेंगे 2 चौके 8, 2 चौके 8 प्लस 1, तो 4 1 5 5 चौके 20, कितना आ गया 20। देखो ऐसे भी कर दिए तब भी हमारा 20 ही आए, ऐसे जोड़े तब भी 20, इस फार्मूले से लगा तब भी 20, ऐसे लगा तब 20, या इस फार्मूले से आप लगाएंगे तब भी आपका 20 ही आ गया, इस फार्मूले से लगाएंगे तब भी आपका 20 ही आ गया। n कितना है 8 और n कितना 8 प्लस 2 और अपान 4, 4 दूना 8, 8 2 10, 10 दूना 20। देखिए किसी भी तरीके से लगाते हैं तो आपका 20 ही आ गया। आपके कई फार्मूले बताए, 2-3 फार्मूले बताए, आपके दिमाग में जो भी फार्मूला बैठ जाए, इमेज बन जाए, वही याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, टाइम ना लेते हुए, विषम संख्या, ऐसी संख्या जो 2 से भाग देने पर शेष फल बच जाए उसे हम बोलते हैं विषम संख्या। यानी हम किसी भी प्राकृतिक संख्या में 2 का भाग करते हैं, यदि उसमें शेष फल बच जाता है तो वो क्या होगी, विषम संख्या, यानी वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, उसे बोलते हैं विषम संख्या। आप पढ़ लीजिएगा, विषम संख्या को बोलते हैं ऑड नंबर, क्या बोलते हैं ऑड नंबर, विषम संख्या को हम बोलते हैं ऑड नंबर। इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या है, n बराबर n स्क्वायर, तो n इज टोटल टर्म, यानी n क्या है, यहां भी क्या है, कुल पदों की संख्या, क्या है कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, राइट, यही है। तो आप जैसे कहेगा फाइंड द सम 135 ऑड नंबर, इसका सम ज्ञात करो, तो टोटल टर्म्स कितने हैं 1 2 3, तो n बराबर कितना मिला 3, तो 3 की स्क्वायर 9, तो 9 इसका आंसर आ गया। अब ऐसे जो 5 3 8 1 9, 9 ही आया। तो एक फार्मूला मैं आपको और बताना चाहूंगा, चलिए बता देते हैं, विषम संख्याओं का योगफल, हेडिंग डालते हैं विषम संख्याओं का योगफल, ठीक है, थोड़ा तेज लिखते हैं,
तो आपने एक फार्मूला रखे SN बराबर n स्क्वायर, राइट। क्वेश्चन क्या था 1 3 5, पाठ्यम 3 विषम संख्या का योगफल। तो n बराबर क्या मिल गया तुम्हें, n बराबर मिला 3, तो n बराबर 3 मिला 3 स्क्वायर 9, तो 9 आपने आंसर बता दिया। लेकिन तुमसे अगर ये बोला जाए कि नहीं ये फार्मूला नहीं, हमें क्या पता है अंतिम संख्या इसमें क्या है 5, अंतिम संख्या 5, तब आपका एक फार्मूला SN निकलता है ये भी आप याद कर लीजिए n + 1/2। लेकिन दोनों फार्मूला अंतर क्या है भैया, दोनों फार्मूला अंतर यह है कि यहाँ n क्या है कुल पदों की संख्या, n क्या है कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, राइट। लेकिन यहाँ क्या है n अंतिम संख्या है, क्या है ये अंतिम संख्या, n क्या है अंतिम संख्या। बताओ एक क्वेश्चन था तुम्हारा, यही क्वेश्चन यही था 135 का सम क्या होगा, तो अंतिम संख्या क्या है भैया 5, तो n बराबर क्या मिला तुम्हें 5, n बराबर 5। फार्मूला हल करो देखो n बराबर 5, अब यह n बराबर रखो, n बराबर कितना मिला है 5 + 1/2, तो स्क्वायर, तो जोड़ोगे 6/2 स्क्वायर, 2 3 6, तो बचा 3 स्क्वायर, आया कितना 3 स्क्वायर 9। तो अब भैया देखो हम इस फार्मूले से लगाएं तब भी हमारा कितना आया 9 ही आया है, इस फार्मूले से लगाएं तब भी 9, तो याद कर लो दो फार्मूले इसका भी बता दिए। आगे बढ़ते हैं। कंपोजिट नंबर ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से कट जाए उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। यानी यदि आप फैमिली मैटर में जाएं तो वो ऐसी संख्या, ऐसा बच्चा, ऐसा स्टूडेंट, ऐसा बच्चा जो अब मम्मी से भी मार खाए, पापा से भी मार खाए और जो भी आए उसे पीट दे, उसे बोलेंगे भाज्य संख्या। यानी यहाँ देख लो जितनी भी संख्या है 4 है, एक से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा, लेकिन कोई भी उसका भाई बहन मामा के लड़के फूफा के लड़के जो भी आगे एक रात तक कट से मारा वो कट जा रहा है, पिट जा रहा है, उसे बोलेंगे भाज्य संख्या। तो यहाँ देखो जैसे 4 है, एक से कटेगा, स्वयं से कटेगा और 2 भी आके से एक रास्ता मार चला जाएगा, तो ये क्या होगी भाज्य संख्या। यहाँ भी देखो कंपोजिट नंबर हिंदी नहीं लिखा, क्या लिखा है, इसे बोलते हैं भाज्य संख्या, लिख देते हैं भाज्य संख्या, ठीक है। तो हमारे यहां तक हमने निरूपित किया है कि 1 से लेके 100 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं वहां पर यहाँ पर निरूपित किया गया है। यहाँ जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है 4 है, तो बोलोगे 2 क्यों नहीं है। अगर 2 की बात करें तो 2 यहाँ हम लिख देते हैं, 2 क्या करेगा एस कटेगा, स्वयं से कटेगा और कोई इसे काटने वाला है नहीं है ना, तो ये भाज्य संख्या नहीं माना जाएगा। सिर्फ पापा से मार खा रहा है, मम्मी से मार खा रहा है, स्वयं और एक से कट रहा है, इसलिए भाज्य संख्या नहीं होगा। जो भाज्य संख्या होंगे जो स्वयं से कटे, एक से कटे और किसी और से कटे उसे भाज्य संख्या बोलेंगे। जो संख्या स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। तो आप याद कर लीजिए, टाइम न लेते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती है उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे कोई बच्चा है बहुत ठीक ठाक है, मतलब वो बहुत एटीट्यूड है, वो कहेगा सिर्फ मुझे मम्मी और पापा ही मार सकते हैं, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं जो मुझे टच कर ले, तो ऐसा बच्चा, ऐसा स्टूडेंट या ऐसी संख्या क्या कहलाएगी अभाज्य संख्या। तो यहाँ देखो 2 है, 2 सिर्फ किससे मार खाएगा, एक से मार खाएगा और स्वयं से कटेगा, 3 किससे एक से और स्वयं से, 5 किससे एक और स्वयं से, ठीक है, 7 किससे एक और स्वयं से, 9 किससे एक और स्वयं से, 11 बल्कि 11 एक और स्वयं से। अब बोलोगे 9 ये क्या अभाज्य संख्या है, नहीं अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि देखो एक से कटेगा, स्वयं से कटेगा और उसका पड़ोसी आ जाएगा 3, ये भी कहेगा तुम कौन हो तुम्हें काट सकता हो, देखो इसके 3 गुणनखंड हो गए, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है, किसमें चला गया भाज्य संख्या में चला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं भैया आपको समझ होगा, इसे बोलते हैं अभाज्य संख्या को बोलते हैं प्राइम संख्या, क्या बोलते हैं प्राइम संख्या। अब वो आते हैं
सहआभास संख्या। सहआभास संख्या, सहआभास संख्या मतलब यहाँ दो संख्याओं का, जैसे आपका दोस्त होता, आप अपने दोस्त क्या बोलते हैं, सहपाठी। सहपाठी मतलब हमेशा दो होंगे। तो ऐसा जोड़ा जिसका गुणनखंड सिर्फ क्या हो, जिसका एचसीएफ क्या आए, सिर्फ एक आए। ऐसा गहरी दोस्ती जो सिर्फ एस कटे, को उसको कोई अगर मारने वाला सिर्फ एक लोग मार सकते हैं, उसके अलावा उसे कोई छूने की हिम्मत नहीं कर सकता है। तो ऐसा जोड़ा, ऐसा जिसका एचसीएफ सिर्फ क्या हो, एक हो, जिसका एचसीएफ क्या हो, एक हो, उससे क्या बोलेंगे, सहआभास संख्या। ऐसे संख्याओं को जोड़े जिनके गुणनखंडों में से एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उन्हें सहआभास संख्या कहते हैं। यानी एक गुणनखंड हो सकता है सिर्फ एक। जैसे उदाहरण की 2 और 3, 2 और 3, 3 और 4, 5 और 6 और 14 और 15। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें देखो इसका जो गुणनखंड है सिर्फ एक है। कैसे, 2 गुणे 1 और 3 गुणे 1। बताओ इसमें गुणनखंड सिर्फ एक ही दिख रहा है, कॉमन क्या होगा, एक ही कॉमन होगा। जिसका कॉमन एक हो सकता है, इसमें सब में क्या है, एक ही कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा, सहआभास संख्या। जिन दो संख्याओं का एचसीएफ एक होता है, ऐसी संख्याओं को सहआभास संख्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 9 और 25, इसका एचसीएफ कितना आएगा, एक आएगा। इसका एचसीएफ कितना आएगा, एक आएगा। इसका एचसीएफ एक, इसका भी एक और इसका भी एक, तो सबके एक आगे। जैसे यहाँ 2 गुणे 3 यहाँ दिखा गया ना, तो सबका ऐसी दो संख्याओं का जोड़ है जिसका एचसीएफ एक आए या गुणनखंड एक हो, उसे बोलते हैं सहआभास संख्या। तो हम आगे बढ़ते हैं। सिर्फ यहाँ आपको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, अभी ज्यादा विस्तार में आपको नहीं पढ़ाया जा रहा। अब आते हैं, क्या आते हैं, परमेय संख्या, रेशनल नंबर। ऐसी संख्या जिन्हें पी और क्यू का मान में लिखा जा सके और पी क्यू क्या हो, पूर्णांक हो, क्यू बराबर नॉट जीरो, उसे बोलते हैं परमेय संख्या। यहां तक तो हम जानते हैं, लेकिन हम ऐसे भी करेंगे। संख्या होती है टर्मिनेट, एक नॉन टर्मिनेट, यानी जो संख्याओं का पुनरावृत्ति होता है, एक पुनरावृत्ति नहीं होती। जो संख्याओं का पुनरावृत्ति हो जाती है उससे बोलते हैं परमेय संख्या। अगर जिन संख्याओं का पुनरावृत्ति नहीं होगी उसे बोलेंगे अपरमेय संख्या। ठीक है, तो देखो परमेय संख्या, ये तो हम बता दें, ऐसी संख्या पे काम क्यू को लिखा जा सके उन्हें परमेय संख्या कहते हैं। पी और क्यू पूर्णांक को, क्यू बराबर नॉट जीरो। आखिर क्यू बराबर नॉट जीरो क्यों, देखो पी अपान क्यू है आंसर रहा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। यदि हम क्यू बराबर जीरो ले लेते हैं, तो मानो पी बराबर 1, क्यू बराबर 0, तब बताओ तुम्हारे पास 1 रुपए है, तुम कहोगे 0 0 सबको बांटो। अगर 0 0 सबको बांटो कहां तक चले जाओ, अनंत तक। इसलिए क्यू बराबर नॉट जीरो। अगर क्यू बराबर 0 रखते हैं तो अनंत आ जाए, इसलिए नहीं। अब देखो जीरो संख्या लाइन, अगर इस तरफ जाएंगे बाएं तरफ तो हमारे ऋणात्मक परमेय संख्या मिलेगा, दाएं तरफ जाएंगे धनात्मक। तो संख्या रेखा पर परमेय संख्या ऐसे निरूपित कर सकते हैं। तो यहाँ देखो जैसे ये क्या है, परमेय संख्या, ए भी परमेय संख्या, ए भी परमेय संख्या, ए भी परमेय संख्या। क्या परमेय संख्या, हाँ है। किसका, ए 5 का स्क्वायर है। ए भी क्या है, हाँ है। ए 15 का स्क्वायर है। देखो हो गया ना, तो ये क्या है, परमेय संख्या। पी अपान क्यू बटे 1 लिख दो, परमेय संख्या। 1/2 है परमेय संख्या, 3/2 है परमेय संख्या, -4/5 है परमेय संख्या, 5/7 है परमेय संख्या। ये दोनों क्या है, ये दोनों है ऋणात्मक परमेय संख्या। कौन सा ऋणात्मक, क्योंकि इसमें निगेटिव चिन्ह लगाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपरमेय संख्या, ऐसी संख्या जिन्हें पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जहां पी क्यू क्या हो, पूर्णांक को, क्यू बराबर नॉट जीरो को अपरमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। अपरमेय संख्या को अंडर रूट के रूप में भी होता है, यानी जितना अंडर रूट 2 है, इसको हम हल करेंगे। इसको यदि हम हल करेंगे तो हमारा दशमलव के बाद ऐसे कितने भी डिजिट चले जाएंगे, इसका टर्मिनेशन पॉइंट नहीं आएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी इसका पुनरावृत्ति नहीं होगा। तो अपरमेय संख्या, ऐसे इसका भी, ऐसे इसका भी, ऐसे इसका भी। तो हम जैसे यहाँ करते हैं, जैसे हम लेते हैं 1/3, तो यहाँ 10/3 ले लेते हैं। तो इसका करोगे, देखो 10/3 करेंगे तो 0 कितना आएगा, भाग करो, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। देखो पहली संख्या का हो गई, रिपीट हो गई, पहली संख्या पे रिपीट हो, दशमलव के बाद पहले, तो इसका पुनरावृत्ति हमें प्राप्त हो गया। तो क्या हो जाएगी, परमेय संख्या। ऐसी भी संख्या इन लोगों को देखो अंडर रूट निकालोगे, ऐसे एलसीएम निकालोगे 2 का,
तो एक करना एक काटोगे, दो में से एक, अब यहाँ दो, अब यहाँ क्या करोगे, ऐसे करोगे तो दशमलव, ऐसे डबल जीरो, अब यहाँ जुड़ते चला जाए 88, ऐसे चलते चले जाओ, कभी इनका रिपीटिंग पॉइंट नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। एक से अधिक अपरिमेय संख्याओं का लघुत्तम परिमेय या अपरिमेय हो सकता है। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय या अपरिमेय हो सकता है। तो आप उम्मीद करते हैं जो इनका पुनरावृत्ति हुआ तो क्या हो गया, परिमेय संख्या, जिनका पुनरावृत्ति नहीं होगा वो अपरिमेय संख्या। जैसे पाई, पाई क्या है, यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ हम आपको बता दे रहे हैं। पाई 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 क्या है, अपरिमेय संख्या। और 22/7 क्या है, परिमेय संख्या। तो आप बताओ यदि ए अपरिमेय संख्या है, ए अपरिमेय है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। पाई किसकी बात चलेगी, एक पाई और एक 22/7, ठीक है। अब हम इससे बोल देते हैं क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, यानी अपरिमेय है, अपरिमेय, अपरिमेय है। और ये क्या है, परिमेय। भाई ऐसा क्यों, तुम लोग लिखते हो, कहते हो अरे सर जी नहीं, पाई बराबर 22/7, तो ये अपरिमेय संख्या क्यों कह रहे हो, और इससे परिमेय संख्या क्यों बोल रहे हो, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इसका माजरा क्या है। हम कह रहे हैं कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, और 22/7 है परिमेय संख्या। तो क्या हम दोनों बराबर कर सकते हैं, नहीं, दोनों बराबर नहीं कर सकते। एक क्या होंगे, लगभग बराबर। क्या लिख सकते हैं, लगभग बराबर, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन का, तुम्हारे बुक को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने अपने आसानी पूर्वक लिए 22/7 चुना है, और एक क्या चुना है, पाई अपरिमेय संख्या। क्योंकि पाई क्या होता है, तो पाई हम जानते हैं, पाई इक्वल हमारा होता है परिधि, क्या होता है, परिधि अपान व्यास। आप कहोगे परिधि कहां से आ गया, व्यास कहां से आ गया, ये जो वृत्त पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, वृत्त। जो लोग वृत्त पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, वृत्त। जो लोग वृत्त पढ़े होंगे उन्हें अच्छे से पता होगा, जो लोग वृत्त पढ़े होंगे उन्हें अच्छे से पता हो सकता है, जो लोग वृत्त पढ़े होंगे उन्हें अच्छे से पता होगा। ये वृत्त है, तो वृत्त में सब लोग जानते हो कि सेंटर होता है, और क्या होता है, आधी दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या, और पूरी दूरी जो सेंटर से होके जाती है क्या कहलाती है, व्यास। क्या कहलाती है, व्यास। तो ये भी त्रिज्या हुई, और पूरी दूरी अगर हम यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करेंगे तो क्या कहलाएगी, पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक क्या कहला जाएगी, पूरी दूरी हमारी क्या कहलाएगी, डायमीटर। पूरी दूरी क्या हो जाएगी, डायमीटर, ठीक है। और परिधि क्या होगी, परिधि हमारा ए होगा, परिधि हमारा, ये हमारा जो इसके चारों तरफ का एरिया है ये परिधि है, तो इसे हम बोलते हैं परिधि, ठीक है। एल भी, यानी पूरी लंबाई, इसको एल भी मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, एल। मानो ये ऐसे धागा लिया हमने एल मीटर का, ये से ये देखो, मानो इतना बड़ा धागा लिया, इसको ऐसे लपेट दो, तो यही क्या बन जाती है, यही क्या बन गई, वृत्त। यही क्या बन गई, वृत्त। मानो इसकी तार की लंबाई क्या थी, एल, तार की लंबाई है, तो ये अब बताओ परिधि क्या बन गई, एल। परिधि क्या बन गई, अगर आगे हम सॉल्व करें इसके आगे, तो पाई बराबर होगा, परिधि क्या बन गई, एल, और क्या बन गया, अब त्रिज्या, त्रिज्या क्या है, त्रिज्या, दो त्रिज्या मिलके क्या बन रहे हैं, व्यास। तो डी बराबर क्या मिल रहे हैं, डी बराबर आर प्लस आर, तो डी बराबर क्या हो गया, 2r। तो डी बराबर क्या मिला, डायमीटर बराबर 2r, ये संबंध है। तो अब बताओ व्यास को हम डी से नोट करते हैं, तो अब यहाँ नीचे करो पाई, और एल तो एल ही है, और डी बराबर क्या ले सकते हैं, डी बराबर 2r, डी बराबर 2r। तो एल बराबर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 2 पाई r बराबर एल। एल क्या है, एल क्या है, एल क्या है, एल को ही हम क्या बोल रहे हैं, परिधि। क्या बोल रहे हैं, परिधि। तो परिधि बराबर क्या मिल जाता है हमें, परिधि बराबर 2 पाई r, ठीक है। तो परिधि बराबर क्या मिल गया, तो वृत्त परिधि आप यहां से याद कर सकते हैं, परिधि बराबर 2 पाई r, परिधि बराबर 2 पाई r, परिधि बराबर 2 पाई r। वृत्त की परिधि क्या होता है,
वृत्त वृत्त की परिधि याद कर लो 2πr। अगर हम बात करें जैसे इसी तार का बना था, तो क्या हो गई, ये लंबाई हो गया। अगर उसकी त्रिज्या कुछ मानेंगे, त्रिज्या क्या बन जाएगी, चौड़ाई। त्रिज्या क्या बन जाएगी, चौड़ाई। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई क्या है इसका, 2πr। लंबाई क्या मिल गया, 2πr, और चौड़ाई r। ठीक है, 2πr चौड़ाई r। तो वृत्त के परिधि जो हमारा बन जाएगा 2πr। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्या बन जाएगा हमारा, पाई आर स्क्वायर। क्या बन जाता है क्षेत्रफल, पाई और आर स्क्वायर। अगर एरिया इसकी बात की जाए तो पाई आर स्क्वायर। क्या बनेगा, आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो हम इसको आपको बेसिक जानकारी के लिए बता दिए, वृत्त पे 2πr। तो जो हम 22/7 लेते हैं, किसके लिए लेते हैं पता है, ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या कितनी हो, 3.5। तो व्यास कितना आएगा, 7। व्यास कितना आ जाएगा, 7। यदि व्यास 7 और इसे धागा से मेजरमेंट करेंगे तो क्या मिलेगा, इसकी जो लंबाई टोटल मिल जाएगी 22। तो एक निश्चित वृत्त के लिए है 22 उसकी परिधि और व्यास 7, इसका अनुपात क्या हो जाता है, पाई। तो इसको हल करेंगे कितना आएगा, 3 7 7 3 21 बच्चा 1, 7 के 9 7 7 चौक 28, 7 चौक 28 7 दूनी 14, ये इतना आता है। तो एक इसी वृत्त के लिए नहीं, आपके एकदम छोटा वृत्त होगा तब भी पाई का मान कितना आएगा, तब भी पाई का मान तुम्हारा, पाई का मान कितना आएगा, छोटे वृत्त के लिए भी बड़े वृत्त के लिए भी, कैसा भी वृत्त हो, कैसा भी वृत्त हो, मान लो छोटा वृत्त, बड़ा वृत्त और बड़ा वृत्त, इतने वृत्त है। मानो अब इसका जो पाई का वैल्यू निकलेगा, जो इसका पाई का वैल्यू निकलेगा, ये कितना निकलेगा, 3.14। और इसका भी कितना आएगा, पाई बराबर 3.142। इसका भी कितना आएगा, पाई बराबर 3.14। जब इससे हम सॉल्व करते हैं तो ऐसे इन्फिनाइट डिजिटल आर्यभट्ट ने 60,000 डिजिटल के लगभग हल किया था। इसका रिपीटिंग पॉइंट पुनरावृत्ति नहीं होता, इसलिए इसे पाई को अपरिमेय घोषित कर दिया गया। लेकिन सुविधाजनक के लिए, प्रैक्टिकल के लिए हम यहाँ एक वृत्त ऐसा भी जिसका व्यास कितना हो, 7 हो और ये क्या हो, 22 हो, तो उससे हम बोल देते हैं 22/7 हो, इसलिए हम पाई के मान 22/7 रखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इतना आपकी जानकारी के लिए बहुत है। अब आते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। यानी सभी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, यानी जो परिमेय है जिनका पुनरावृत्ति हो जा रहा है, टर्मिनेटिंग पॉइंट मिल जा रहा है, टर्मिनेटिंग बिंदु, और जिसका नॉन टर्मिनेटिंग हो जा रहा है, तो इनमें भी जो भी है सब क्या, सबको मिला दो, परिमेय अपरिमेय, जैसे 1/2 2/3 और √2 √5 √7 सबको मिला दोगे, सब मिलकर क्या बनेंगे, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को आस प्रदेश करते हैं क्योंकि इसका स्पेलिंग रियल नंबर। ठीक है, तो इसमें सभी प्रकार संख्या आ जाती है वास्तविक संख्या। कक्षा 10 में भी आपका जो चैप्टर है वास्तविक संख्या के नाम से, वहां आप विस्तार से पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है काल्पनिक संख्या। जिन संख्याओं का कोई भी मान संभव नहीं होता, ऐसी संख्याओं को काल्पनिक संख्या कहते हैं। इमेजिनरी संख्या, जैसे अंडर रूट में 2, अंडर रूट में -3, अंडर रूट में -2, तो माइनस, अगर अंडर रूट में -3 -2 -5 लग जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, काल्पनिक संख्या। ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूलों का गुणनफल को ध्यान पूर्वक करना चाहिए। उदाहरण के लिए निम्न विधि गलत है, जैसे i², इसे मानते हैं i² को क्या करेंगे, -1 और -1 इंटू करेंगे तो क्या बनेगा, अंडर रूट में ए हो जाए, अंडर रूट में तो अंडर रूट -1 प्राप्त हुआ। तो ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूलों का गुणनफल को ध्यान पूर्वक
करना चाहिए। उदाहरण के लिए निम्न विधि गलत है, तो ये विधि हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे हम डायरेक्ट इसे 1 को बाहर नहीं ले सकते हैं, डायरेक्ट नहीं ले सकते। -1 को हम किस रूप में लिख देते हैं, अंडर रूट में -1 रहता है तो हम लिख देते हैं आई के रूप में। किसके रूप में लिखते हैं, आई के रूप में। इसको हम ऐसे करके, ऐसे नहीं, -1 है तो हम 2 बार -1 लिख देंगे, आई स्क्वायर कर देंगे प्लस, तो ये तरीका हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो रॉन्ग हमारा जो एक्चुअल तरीके का मिलेगा, -1 इक्वल हमारा आई ही रहना चाहिए। इसमें हम मैथमेटिक्स दिमाग लगा के नहीं कहेंगे तो भैया आई स्क्वायर कर दो, आई स्क्वायर करो, तो उस तरफ हमारा क्या मिलेगा, अंडर रूट -1, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, -1। तो इस तरीके से हम इससे नहीं लिख सकते हैं, तो ये तरीका हमारा रॉन्ग है। तो हमने यहाँ 12 संख्याओं को चर्चा किया। कौन कौन से, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। यानी हम इन संख्याओं की चर्चा कर चुके हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, इन सबको चर्चा कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो आप एक बार देख सकते हैं क्या क्या आपने पढ़ा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इनकी चर्चा आप अच्छे से कर सकते हैं। यदि आप और विस्तार से पढ़ना चाहते हैं एक एक संख्याओं के बारे में, तो हमने आपको इसी प्लेलिस्ट नंबर सिस्टम के नाम से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में हमने जाके सारे संख्याओं के प्रत्येक संख्या के एक एक वीडियो बनाए, वहां से आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक हम प्लेलिस्ट का डाल दे रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टच करके और सारे प्रत्येक संख्याओं का एक एक वीडियो बना है वो आप अच्छे दे सकते हैं। हम इसी के साथ अपने वीडियो के एंड करते हैं। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।